नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 अन्य घायल। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली में महाविजय के बाद भाजपा की अगली रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज शाम बुलाई भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर। नई सरकार के गठन तक उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा गया। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच निर्माणाधीन भारत के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में अहम कदम। मेरठ साउथ और शताब्दी नगर के बीच किया गया नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन। और भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। बेन डकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी। और शुरुआत हम करना चाहेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, एक दुखद खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सलवादी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने एनकाउंटर में 31 नक्सलवादियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 2 घायल हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 2 घंटे से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। तो मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और कुछ जवान घायल भी हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया में इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है। अभी भी गोलियों की आवाज़ वहां सुनाई दे रही है और पिछले 2 घंटे से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। तो ये बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम जब से सरकार में आए हैं तभी से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से वहां से प्रतिक्रिया आई है। लेकिन हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त ग्राउंड जीरो से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? और जैसा कि हमने कहा अपने दर्शकों को कि इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है। जी, मैं सबसे पहले जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। इनकाउंटर किस तरह से हुआ और कैसे जो सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर इलाका है शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके में जो पार्क इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, महाराष्ट्र सीमा से ये सटा हुआ है। और जो सुरक्षा बल के जवानों को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में 100 से ज्यादा नक्सलियों की छुपे होने की खबर है। दूसरी तरफ जब सुरक्षा बल के जवानों को यह जानकारी मिली कि इस इलाके में 100 से ज्यादा नक्सली छुपे हुए हैं, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जो टीम थे उनके द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन ये जो उसमें जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंचते हैं और जो बीजापुर का इलाका है उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जो नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बीच में जो सुरक्षा बल के जवान लगातार पिछले 6 घंटों से फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो पहली जानकारी जो आई थी जिसमें 12 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था। और अब जो दूसरी सूचना है जिसमें कुल मिलाकर 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बस्तर के इलाके में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर करें। और जिस तरह की आज ये जो सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, तो कहीं ना कहीं जो बीजापुर का इलाका है, हम अभी बीजापुर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है उस इलाके में अभी मौजूद हैं और लगातार जो सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। इस मुठभेड़ में एसटीएफ और जो बस्तर फाइटर है, डीआरजी, ये तमाम जो सुरक्षा बल के जवान है मौजूद है। सबसे ज्यादा नक्सलियों को अगर खतरा होता है तो डीआरजी के जवानों से होता है। डीआरजी माने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स।
क्योंकि जो नक्सलियों के हाव भाव को पहचानते हैं डीआरजी, उनके तमाम हथकंडों को पहचानते हैं डीआरजी के जवान, और उसी कोर इलाके में जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है बीजापुर, उसी इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स डीआरजी के जवानों को भेजा गया है और लगातार पिछले 7 घंटों से ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रही है। सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों को घेर कर रखे हैं, और जो हमारे पास जो जानकारी आई है 31 नक्सलियों की अब तक मारे जाने की जानकारी है, और ये जो घटनाक्रम है जो इनकाउंटर में और भी नक्सली मारे जा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बताऊं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है घोर नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली। 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में मार गिराया था। 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी और 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। दूसरी तरफ मैं जनवरी में बात करूं 2025 में भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग अभियान में सुरक्षा बलों के जवानों के कोर नक्सल इलाके में भेजा गया, और जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को जबरदस्त सफलता मिली है। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो अब तक जो सुरक्षा बल के जवानों ने 80 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है, और दूसरी तरफ जो नक्सलियों का खौफ है उस इलाके में खौफ कम हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, इस इलाके में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर नक्सलियों को इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति चला रही है, इसमें साफ तौर पे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का कहना है ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि इस वक्त सारे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोई सूचना आपके पास या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि अब भी कितने नक्सलवादी छुपे हुए हैं उस पूरे इलाके में? जो हमारे पास सूचना कुछ देर पहले आई है, क्योंकि अब हमें बीजापुर में है, बीजापुर का जो जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, और जो हमारे पास जो जानकारी है अब तक जो बस्तर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें 31 नक्सली अब तक मारे गए हैं। नक्सलियों के पास AK-47 समेत कई नक्सली हथियार, आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं, और जो एक जानकारी और निकल कर आ रही है, इस इलाके में 100 से ज्यादा नक्सलियों की छुपे होने की खबर है। अब तक उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ के जो जवान है लगातार नक्सलियों से लगातार लोहा ले रहे हैं, फायरिंग जारी है, और कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने की तादाद में नक्सली मारे जा चुके हैं। इसका मतलब सोमेश ये हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि 100 के आसपास नक्सली छुपे हुए हैं, 30 से ज्यादा नक्सलवादियों को मार गिराया गया, इसका मतलब कि ये ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा? जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये सुबह से ये फायरिंग उस इलाके में जो महाराष्ट्र की सीमा, इस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवानों को जब से सूचना मिली थी, उस इलाके में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। मैंने पहले भी बताया जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, एसटीएफ, बस्तर फाइटर के सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। इस ऑपरेशन में फिर जिस तरह से उस इनकाउंटर में जिस तरह से जो हुआ है, जो अब तक 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, और जिस तरह जो हमारे पास सूचना आई है कि उस जंगल में 100 से ज्यादा नक्सली छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल के जवान लगातार पूरे इलाके में घुसकर लगातार अभी भी इनकाउंटर कर रहे हैं, गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर चल रही है, और लगातार ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी, ये अगर मैं कहूँ सोमेश, जो कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं कई बार जो पुलिस के जो उनके इंफॉर्मेशंस जो देने वाले होते हैं, ये सारी सूचना कैसे और कब तक पहुंची थी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास? देखिए, जब सुरक्षा बल के जवानों को सुबह ये सूचना 5 बजे के लगभग ये सूचना आई थी कि उस इलाके में जो बीजापुर के इलाका है मराठ सीमा पर भारी संख्या में नक्सली छुपे हुए हैं, जिसके बाद बस्तर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर की टीम को शामिल किया गया। करीबन जो 100 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों से ताबड़तोड़ लोहा लेने लगे, नक्सलियों का इनकाउंटर करने लगे, और जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जिस तरह से इस इनकाउंटर में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बीजापुर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबके बीच जैसे कि हमने बताया आपको कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने यह कहा है कि हम जब से सरकार में आए हैं तभी से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने जवानों के साहस को सलाम करते हैं कि वे इतनी बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करना है। हम लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है।
और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। दिल्ली को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के यहां बैठक खत्म हो गई है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा समेत दिल्ली के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद थे। और इस सबके बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी वैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया और नई सरकार के गठन तक उन्हें पद पर ही बने रहने को कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 3 मंत्रियों गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने जीत के साथ पार्टी की कुछ हद तक साख कायम रखी, लाज बनाए रखी। कालकाजी विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3,500 से भी अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। और दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो वहीं बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। और भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि आपदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने सजा दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की झूठ और 8 नंबर की राजनीति का एक पूरा चैप्टर ही क्लोज हो गया है। पंजाब के लोग भी दिल्ली की तरह आपदा से मुक्ति चाहते हैं। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाए। जनता जनार्दन है, नुसिखे, नालायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल करने वाले भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा राजनिवास पहुंचकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले बिजवासन से आप उम्मीदवार को हराने वाले कैलाश गहलोत और गांधीनगर से नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की है।
और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से पार्टी विधायक और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जीत होते ही भाजपा के मुस्तफाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे। नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है। 6 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ जानना चाहता हूं कि इतना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, सबसे ज़्यादा वोटिंग दिल्ली में यहाँ से हुई और कहा जा रहा था कि एक तरफ वोट जा रहा है, उसके बावजूद ये जो परिणाम देखने वाले आए हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं आप। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता जनार्दन को, मैं देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं 1998 से लेकर 2008 तक यहाँ का विधायक था और विधायक होने के बाद मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिसका आज मुझे ये आशीर्वाद के रूप में यहाँ फिर दोबारा से जनता जनार्दन ने चुना है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये जीत जनता की है और मेरी पार्टी हाईकमान की है। मुस्तफाबाद को लेकर के आपने एक बीच में एक चर्चा भी छेड़ी थी उसको शिव विहार बनाने की और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी सारी वादे आपने की हैं, तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? ना, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र के अंतर्गत 2026 के परिष्मन में तो मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा। शिव विहार क्यों नहीं, शिवपुरी क्यों नहीं? जब हिंदू आबादी इतनी है तो तुम उनको एक ही वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए मुस्तफाबाद क्यों रखना चाहते हैं? मुस्तफाबाद से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं और उनके मनों के अंदर जब शिव विहार और शिवपुरी नाम आता तो निश्चित रूप से उनको अपने अंदरली से लगाव का एहसास होता है और जैसे ही मुस्तफाबाद का नाम सुनते हैं तो वो बहुत पीछे हट जाते हैं। मैं क्योंकि परिष्मन के बाद निश्चित रूप से इस नाम को बदलने का प्रयास करूँगा। और डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से काम होने वाले हैं? डेवलपमेंट लेने के साथ जैसे पीने का पानी हो, सड़कों का निर्माण हो, यहाँ पे पेरीफेरल एक रोड का निर्माण हो, जिससे ये लोगों को लगे हम दिल्ली के अंदर रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी, लोग यहाँ से प्लान हो रहे हैं, प्लान के बाद वहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा मेरा मानना। तो मोहन सिंह बिष्ट जी का कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे हैं और मुस्तफाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के भी जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उस रणनीति पे वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आजादी के बाद देश के सभी संकल्प पूरे हो रहे हैं। CAA और UCC लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। UCC की मांग देश को जल जीवन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। आज़ादी के बाद चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और CAA का कानून लागू करना हो या UCC देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार UCC की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में योगी सरकार ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। CM योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जिले के हाटानगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। इस मस्जिद को बिना नक्शा पास करके इसे बनाया गया था, इसलिए इस मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी।
3 नोटिस दिए जाने के बाद भी मस्जिद के पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया था। मुस्लिम पक्षकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर जैसे ही खत्म हुआ, भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण और गलत नक्शा पास कराए जाने को लेकर हिंदूवादी नेता रामवचन सिंह ने सीएम योगी से शिकायत की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीनगर कॉलोनी में 110 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने अवैध संरचनाओं के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। रेलवे की जमीन पर बनी मोतीनगर बस्ती की 110 दुकानों को ढहाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। नगर में जो मोती नगर एरिया है, यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण जो दुकानों का था उनको हटाया जा रहा है और सभी तरफ से हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। अभी डाइवर्शन चालू करके रखे हुए हैं। पुलिस बल और आरपीएफ का बल भी हमारे साथ मौजूद है। लगभग 750 से 800 के बीच में महिला और पुरुष का पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में आज मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच के अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ किया गया। ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत ट्रेनों को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। 6 किलोमीटर के इस अतिरिक्त खंड में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन के अलावा परतापुर और रिठानी के 2 मेट्रो स्टेशन भी होंगे। इस खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को न्यू अशोकनगर और शताब्दी नगर के बीच तेज और कुशल यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे कि 61 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से भी कम हो जाएगा। दुनिया भर में लाइब्रेरी की महत्ता और ज्ञान के विस्तार के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल लाइब्रेरी समिट का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं ने डिजिटल युग में पुस्तकालयों की उभरती भूमिका के साथ साथ पुस्तकालय नेटवर्किंग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस रिपोर्ट का ये देखते हैं। डिजिटल नॉलेज के बढ़ते प्रचलन के बावजूद किताबी ज्ञान के लिए लाइब्रेरी का महत्व आज भी पाठकों की पहली पसंद है। इसी क्रम में दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल लाइब्रेरी समिट 2025 का आयोजन किया गया। लाइब्रेरी डिप्लोमेसी, लाइब्रेरी सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों को एकजुट करना विषय को लेकर आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सार्क देशों द्वारा स्थापित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और LIS एकेडमी बेंगलुरु के सहयोग से किया गया। Connecting the libraries of the world, librarians of the world, then through that channel, through the positive means, through the cultural means, we can try to make positive vibes to the world, and that was the aim of this Global Library Summit. सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर के अग्रवाल ने पुस्तकालयों की उभरती भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान NETF, NAAC और NBA के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने डिजिटल होते किताबी ज्ञान के युग में भौतिक पुस्तकालयों के संरक्षण को जरूरी बताया। लाइब्रेरी की वैल्यू, इम्पोर्टेंस जैसे पहले थी उससे भी ज़्यादा आज है, लेकिन लोगों को आज उसकी महसूसता नहीं हो रही है और इसलिए लोगों को ध्यान में लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन्स करने की जरूरत है। Our idea was to help libraries with technology and help librarians with all the knowledge content. कार्यक्रम में मौजूद LIS एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर PV कोन्नूर ने शिखर सम्मेलन को लेकर अपने विचार रखे। इस समारोह में GLS शिखर सम्मेलन 2025 की स्मारिका और पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। साथ ही साथ प्रोफेसर के अग्रवाल को LIS एकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उद्धार आता है। उन्होंने कहा कि किसान को किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है।
नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना प्रमुख के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का मकसद कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ प्राप्त करना था। उभरते जियोपॉलिटिकल परिदृश्य और मानव संसाधन प्रतिमानों में युद्ध के भविष्य और समुद्री रणनीति पर विचारों के खुले आदान प्रदान को बढ़ावा देने, रुचि के प्रमुख मुद्दों पर मंथन के लिए एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के मौके पर लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।